बात आती है आधुनिक संस्कृति से संपर्क, तो आपको पता है आधुनिकता की ओर जाना मतलब परिवहन विकसित होना इनके आसपास, चिकित्सा सुविधा होना, वेशभूषा में अंतर आना, में अंतर आ जाता है। ये सारे तथ्य किसको दिखाते हैं? आधुनिकता को दिखाते हैं। सो गाइज, आपके भील जनजाति ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। अब हम पढ़ते हैं गोंड जनजाति, जो कि विश्व की जनजाति टॉपिक का लास्ट टॉपिक है, उसको देख लेते हैं। फिर आपके ज्योग्राफी के जो 66 टॉपिक है उनमें से 2 कंप्लीट हो जाएंगे। पहला मानव भूगोल एक विषय के रूप में कंप्लीट हो गया, उसमें मैंने आपको सारा बता दिया, और दूसरा ये विश्व की जनजातियाँ आज कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद आपके 64 टॉपिक्स ही बचेंगे जो आपको डे बाय डे करा दिए जाएंगे। क्या आती है? गोंड जनजाति, जो जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक सबसे ज्यादा है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। इट इज द बिगेस्ट, यानी कि जो जनसंख्या उसके आधार पर ये सबसे बड़ी है, क्योंकि इसके बाद आती है संताल और फिर आती है क्या? अपने ये भील। सबसे बड़ी तो यही है, मतलब पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थान है। और ये विश्व की भी सबसे, मतलब विश्व में भी इसका स्थान सर्वोपरि है। भारत के साथ तो है ही है, लेकिन इसका स्थान विश्व में भी सबसे ज़्यादा आता है, यानी कि बड़े लेवल पे माना जाता है। फिर है कि गोंड शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी? भील शब्द, गोंड शब्द की वो हुई थी आपके खोंडा शब्द से उत्पत्ति हुई है, और जिसका अर्थ क्या होता है? पहाड़ी। खोंडा शब्द का अर्थ क्या होता है? पहाड़ी होता है। जिस तरीके से ये अपने आप को क्या कहते हैं? ये अपने आप को खुद को क्या कहते हैं? स्वयं को कहते हैं कोइटुर वे कोल तथा कोल। अब आपको एक बात और याद, पीछे आपको रिवर्स घुमाना है, अपने दिमाग को पीछे ले जाना है, अपने दिमाग को थोड़ा और पीछे ले जाते हुए सोचना है कि जब गोंड जनजाति अपने आप को कोइटुर वे कोल कहती है तो एस्किमो क्या कहती है? एन्यूट। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? वो अपने आप को क्या कहती है? एन्यूट। जिस प्रकार ये अपने गोंड जनजाति खुद को क्या कहती है? कोइटुर वे कोल। ये क्या है? ये इनको क्या माना जाता है? गोंड राजाओं का वंशज माना जाता है। राजाओं का वंशज माना जाता है। पूरा तो कोई नहीं कह सकते हैं, लेकिन माना जाता है। और फिर है कि ये कब से कब तक है, यानी कि कहाँ से इनकी स्टार्ट हुई? 1600 से, यानी कि जो 16वीं शताब्दी है उससे लेके 18वीं शताब्दी में जो मध्य भारत का युग था ना, उस युग से इनको माना जाता है। उससे माना जाता है कि उस युग से इनका भारत पर स्थापत्य था। मतलब भारत पर राज्य कहाँ था इनका? गढ़ था, मांडला था, देवगढ़ था। ये उनके उस टाइम क्या थे? चांदा, खंडेला, ये उस टाइम इनके जो साम्राज्य स्थापित इन जगहों पे हुआ करते थे 16वीं और 18वीं सदी में, क्योंकि मध्य भारत में हुआ करते थे तो उस टाइम हुआ करते थे। और इनके मतलब प्रमुख एरियाज कहाँ हैं कि आपको भील कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, ये जनजाति क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं? तो अपने भारत में है उड़ीसा, तेलंगाना, उड़ीसा हो गया, तेलंगाना, असम, झारखंड, असम में हो सकते हैं, ये झारखंड में मिलते हैं, ये छत्तीसगढ़ में मिलते हैं, और एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में मिलते हैं। अब हम पढ़ते हैं भीलों यानी कि गोंड की आर्थिक क्रियाकलाप। तो भीलों के आर्थिक क्रियाकलाप है
आर्थिक क्रियाकलाप में आपके सबसे पहले जैसे कि आता है वो आता है आखेट, और दूसरा क्या होता है जूमिंग कृषि। पहला तो आ जाता है आखेट, फिर होता है जूमिंग कृषि। फिर ये जूमिंग कृषि को दो भागों में बांटा गया है। पहला तो हो गया दीपा कृषि, क्या हो गया दीपा, और दूसरा क्या हो गया पेंडा कृषि। यानी कि ये जूमिंग कृषि के 2 टाइप्स हो गए। व्हाट इज द 2 टाइप्स ऑफ जूमिंग कृषि, ये 2 टाइप्स हो गए। इसमें क्या होता है झाड़ियों व घास को जलाकर, झाड़ियों तथा घास को जलाकर भूमि को समतल कर कृषि करना। यानी कि जो दीपा कृषि होती है ना, उसमें झाड़ियों तथा घास को जलाकर फिर उसको समतल करके कृषि की जाती है। और फिर आती है पेंडा, पहाड़ी डालों पर, यह होती है किस पे, पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर, पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेत, यानी कि इस टाइप से कृषि की, इस टाइप से ये कृषि की जाती है। ये ढाल बने होते हैं ना पहाड़ों पर, आपको पता है, ऊपर से ऊपर उससे वहाँ पे ये कृषि ऐसे की जाती है। यानी कि इन दोनों कृषियाँ होती है ना, इन दोनों कृषियों में फसल उगने में यानी कि 3 वर्ष लग जाते हैं। यानी कि जो फसल उग गई, यानी कि फसल उगने के 2 या 3 वर्षों के लिए भूमि को प्रति छोड़ दिया जाता है। फसल उगने के 2 या 3 वर्ष तक भूमि प्रति छोड़ देते हैं। किसमें, दोनों में, पेंडा और दीपा दोनों में क्या करते हैं प्रति, यानी कि उसको एज इट इज, मतलब जो है उसी टाइप से छोड़ दिया जाता है, जिससे यानी कि जिससे क्या होता है झाड़ियाँ वे घास उग सके। और आपको पता है फिर इन झाड़ियों और घास को फिर वापस जलाया जाता है, और फिर 3 वर्ष बाद में जब ये वापस जलती है तो जलने के बाद क्या होता है, जलने की आपको पता है मिट्टी जलेगी तो उसमें उर्वरकता क्षमता बढ़ेगी, तो उर्वरकता बढ़ती है, फिर वापस उर्वरकता बढ़ती है, तो फिर उससे वापस कृषि की जाती है। फिर आता है कि गौड़ जनजाति का ये हो गई उर्वरकता बढ़ती, यानी कि जब घास को और वो जलाई जाती है ना झाड़ियों को तो उर्वरकता बढ़ती है। दीपा कृषि समझ आ गई, पेंडा आ गई समझ में। दीपा झाड़ियों व घास को जलाकर भूमि को समतल बनाकर कृषि की जाती है, और पेंडा पहाड़ी डालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर। दोनों फसलें यानी कि जब उग जाती है, दोनों फसलें आपको ले ली, दोनों आपने उपज बना ली। उपज बनाने के बाद 2 या 3 वर्ष तक भूमि को ऐसे छोड़ दिया जाता है ताकि घास और झाड़ियाँ और उग सकें। फिर यानी कि उसमें कोई खरपतवार नहीं किया जाता 3 साल तक। फिर जब वो उग जाती है तो उनको पूरे को जला दिया जाता है, और जलाने के बाद आपको पता है वो जब वो मिट्टी बचेगी फिर उससे वो राख बचेगी, वो उर्वरकता होती है, और उर्वरकता से कृषि उत्पन्न बहुत अच्छी तरीके से होती है, वहाँ पे कृषि अच्छी होती है, इसलिए ये कृषि की जाती है। इसी को जूमिंग कृषि कहते हैं। अब ये बात आ गई। अब आपको जैसे कि मैं बताती हूँ, ये गोंड है, गोंड का प्रमुख उपवर्ग क्या है, वो है रावत। जो रावत कहलाते हैं ना वो इनका प्रमुख उपवर्ग है, जिनका व्यवसाय क्या होता है, रावतों का दूध बेचना तथा पशु पालन। ये गोंड जनजाति का रावत प्रमुख उपवर्ग है, इसके ये होते हैं। चलो इस वीडियो में हमने पढ़ लिया यहाँ तक, कृषि तक। अगले में हम जो कि इनके वस्त्र, आधुनिक संस्कृति, संपर्क और समाज पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।